हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये एकदम डेडिकेटेड होगा इस टॉपिक के ऊपर और काफ़ी चीज़ें आपको इसमें मैं नई भी बताऊंगा। जैसे अनसर्टेनिटी आपने आज तक सुनी होगी मोमेंटम में, या आपने सुनी होगी पोजीशन में। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ भी, अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी भी। इसकी पूरी सिग्निफिकेंस, पूरा एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। देखो, सबसे पहले इस प्रिंसिपल की हम स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है, इट इज़ impossible to determine the exact position को मैं रिप्रेजेंट करूंगा x से। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी। ठीक, पोजीशन एंड वेलोसिटी, जिसको मैं v से रिप्रेजेंट करूंगा at the same time for a microscopic particle, एक एक पॉइंट समझाते हैं इसको। देखो, यहाँ पे दो तीन चीज़ें ध्यान रखने वाली। यहाँ पे लिखा गया फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी जो ऐसे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, जिनका वेट क्या है, जिनका मास क्या होता है, काफ़ी कम होता है, ऐसे चीज़ों के लिए ही ये प्रिंसिपल अप्लीकेबल है। अप्लीकेबल तो सभी के लिए। अगर आप हैवी पार्टिकल लोगे, जैसे मान लो आपने कोई हैवी ऑब्जेक्ट ले लिया, तो उसके लिए इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब हैवी पार्टिकल्स के लिए सिग्निफिकेंस आपका नहीं रखता है, मैं ये बात कह रहा हूँ। बाकी अप्लाई तो दुनिया की हर एक चीज़ पे होगा ये। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लेते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन, यानी पोजीशन और वेलोसिटी साथ साथ बताना किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एट द सेम टाइम इम्पॉसिबल होता है। ये इस प्रिंसिपल है, इसकी स्टेटमेंट है। आप चाहो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखो अब इसको समझते हैं हम एक बार। देखो, इसकी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकली ये कहते हैं इसको कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है, डेल एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, अनसर्टेनिटी। ठीक है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, पहले एक बार बस नोट डाउन कर लें। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और डेल्टा पी क्या मेजर करता है, इसी को कहते हैं हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट है। और आपको पता है ना, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो डेल्टा P करोगे तो ये हो जाता है m डेल्टा v। क्यों? क्योंकि मास तो हमें सर्टेनली नो नहीं होता है। तो अगर इस चीज़ को इस इक्वेशन में हम पुट कर दें तो एक नया फॉर्म बन जाता है, डेल एक्स इंटू डेल्टा वी, जो कि मल्टीप्लाइड होगा मास से, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। या इसी चीज़ को लिखा जा सकता है डेल एक्स इंटू डेल वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ये भी एक फॉर्म बन जाती है। तो ये आपकी एक कंप्लीट इसकी स्टेटमेंट हो गई और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको हम एकदम डिटेल में पहले लॉजिक समझेंगे, फिर इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी बातें हो गई। अब पहले इसका हम लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखेंगे इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या निकलता है। देखना ज़रा ध्यान से यहाँ पे। देखो, जैसे मान लो कोई आपका सब एटॉमिक पार्टिकल है या आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जैसे हमने कंसीडर किया, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, मान लीजिए आप इसकी पोजीशन को क्या करना चाहते हो, डिटरमाइन करना चाहते हैं। आप इसकी पोजीशन को डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो पोजीशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे आप, विद द हेल्प ऑफ, आप क्या करेंगे, किसी लाइट की मदद से ही इसकी पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे। कुछ तो यहाँ पे जाएगा ना, देखेगा तभी तो पता चलेगा कि इसकी पोजीशन क्या है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या उस तरह की चीज़ों से, और लाइट की हेल्प लेंगे। अब जैसे मान लो होता क्या है कि ये मान लीजिए मेरा एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे। अब इसके ऊपर क्या हुआ, लाइट आके इस तरह से इंसिडेंट करती है, इसके ऊपर लाइट आके इस तरह से इंसिडेंट किया।
जैसे ही लाइट ने इंसिडेंट किया, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट किया, हमने बता दिया कि ठीक है ये वो पर्टिकुलर पॉइंट था जहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हमें पोजीशन तो पता चल गई, लेकिन आप ही सोचो कोई इतनी छोटी सी चीज़, इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी सी चीज़ है कि जैसे ही उससे लाइट आके इंटरेक्ट करेगी ना, तो तुरंत क्या होगा, वो ये जो लाइट है इसके साथ में ये इंटरेक्शन करेगा और ये इसको कुछ वेलोसिटी दे देगा। यानी आपने इसकी पोजीशन तो डिटरमाइन कर ली, आपने लाइट को भेज के जहाँ पे स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन के साथ में, आपने बोल दिया कि ठीक है भाई साहब ये इसकी पोजीशन है, लेकिन जैसे ही लाइट इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, लाइट इसके ऊपर क्या करेगा, जो भी इसके अंदर फोटॉन्स के पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और इसको इंटरेक्ट करते ही एक इसको वेलोसिटी किसी भी XYZ डायरेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे। यानी अब जो अगर आप वेलोसिटी इसकी मेज़र करने पहुँचते हो तो वो वेलोसिटी इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी नहीं होगी। हम तो मेज़र क्या करना चाहते थे, हम तो ओरिजिनल वेलोसिटी मेज़र करना चाहते थे, लेकिन अब अगर हम इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी मेज़र करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी नहीं होगी, ये तो वो वेलोसिटी भी उसमें ऐड हो जाएगी ना जो इस लाइट पार्टिकल की वजह से इसको मिली होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर डिटरमाइन करोगे तो वेलोसिटी नहीं कर पाओगे, और अगर वेलोसिटी डिटरमाइन करोगे तो पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। अब इसको इसमें भी समझ लो, जैसे डेल एक्स इंटू डेल पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखना है यहाँ पे डेल एक्स क्या है, डेल एक्स हमने बताया आपको अनसर्टेनिटी है। तो पहली बात तो यही होती है कि अनसर्टेनिटी का सर मतलब क्या होता है। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि कितने % आप अनश्योर हो या कितना आप अनश्योर हो। परसेंटेज नहीं लिखना चाहिए, सीधा लिखना चाहिए कितना आप अनश्योर हो। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि आप बाज़ार गए, कोई सामान लेने के लिए आप बाज़ार गए और आपने कुछ सामान खरीद के वहाँ से लेके आया, आपसे पूछा गया कि आपने दुकानदार को कितने पैसे दिए, तो आपको याद नहीं था, आपने कहा कि सर मैंने दुकानदार को 100 रुपये के लगभग दिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वो लगभग कितना है, आपसे कितने रुपए के लगभग, तो आप बोल सकते हो कि वही 100 रुपये के आसपास खर्चा हुआ होगा, मान लीजिए 10 रुपये कम ज़्यादा हो सकता है, इसी के लगभग मेरा वो खर्चा हुआ है दुकान पे। तो यहाँ पे आप कितने % अनश्योर हो, ये जो 10 वाला नंबर है ना, ये आप इतने अनश्योर हो, ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एक्स की। बात समझ में आ रही है, जितना आप अनश्योर हो उसको यहाँ पे रखना है, यानी कितने आप पोजीशन में अनश्योर हो, या अगर मैं इसको वेलोसिटी के टर्म में लिखूँ तो कितने आप वेलोसिटी में अनश्योर हो, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा h अपॉन 4 पाई m। अब बात समझ में आ रही है, जितना आप अनश्योर हो, जैसे यानी आपका जो खर्चा हुआ दुकान पे 90 रुपये से लेके 110 रुपये के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट हो सकता है, लेकिन कितने अनश्योर हो 10 रुपये, तो ये 10 रुपये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी। बात समझ में आ रही है, अनसर्टिनिटी का मतलब ये होता है। पहली बात तो आपको ये समझनी यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी थी कि अनसर्टिनिटी का मतलब होता क्या है। अब ज़रा ध्यान से देखना आप यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे मैं मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन निकालता हूँ। देखो जैसे मान लो डेल एक्स इंटू डेल वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, ये मेरा फॉर्मूला है। आपने बहुत अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट किया कि आप एकदम कंफर्म हो गए कि सर जो मैंने पोजीशन निकाल के लाई है ना, वो तो उसमें गलती बहुत ना के बराबर चांस होगा। मान लो आप ऐसे कहते हो कि आपने डेल्टा एक्स को कैलकुलेट किया और ये बहुत ही कम है, बहुत बहुत कम आपने कैलकुलेट किया, इतने अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया, तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या बनेगा, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो यानी अगर डेल्टा एक्स कम होगा तो देख रहे हो ये तो डिवाइड में जा रहा है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डेल्टा वी क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं तुमको, तो इसका मतलब अगर आप डेल्टा एक्स को काफ़ी कम रखोगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी मेजरमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ से भी मैथमेटिकली भी ये चीज़ प्रूफ होती है कि अगर आप अनसर्टिनिटी एक में घटाओगे तो दूसरे में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और उसका लॉजिक हमने पहले ही समझ लिया कि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेज़र करने के लिए लाइट के साथ में यहाँ पे आप इंटरेक्शन जैसे ही दोगे ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो पोजीशन तो मेज़र हो जाएगी, लेकिन वो लाइट जब इंटरेक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ही कुछ वो वेलोसिटी दे चुका होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी नहीं होगी, अब वो दूसरी एक वेलोसिटी होगी, जिसकी वजह से हमारी अनसर्टिनिटी वहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो यहाँ तक हो सकता है आपको बातें समझ में आई होंगी। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जब आप इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे ना, जब भी आप इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे तो आप कुछ नहीं करना, डेल एक्स इंटू डेल वी, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लेना, h अपॉन 4 पाई
एम, इस वाले फॉर्मेट को यूज़ करके आप न्यूमेरिकल को करना। और ध्यान रखना हमेशा यहाँ पे ओरिजिनल वेलोसिटी नहीं रखते, ओरिजिनल पोजीशन नहीं रखते, क्या रखते हैं, अनसर्टेनिटी रखते हैं। जैसे अगर मान लो इस तरह का एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस माइनस इस तरह से लिखता है 2%, मान लीजिए इस तरह का एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, प्लस माइनस 2%। तो अब आपसे पूछता है डेल्टा वी क्या होगा, तो डेल्टा वी है 2% ऑफ दिस 10 मीटर पर सेकेंड, तो 2/100 इंटू 10 ये हो जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ हो जाएगी ना। तो यानी डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको यहाँ पे उठा के रखना, ठीक है, ये चीज़ रखोगे, ना कि सीधा वेलोसिटी रख देना। ये तो चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी और लॉजिक भी समझ में आया होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये ऐसा हम क्यों कहते हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं होता है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये आपका सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, ये भी तो बात हम बोल रहे हैं कि ये इसके लिए सिग्निफिकेंस ना के बराबर रखता है। लेकिन वहीं पे अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो उनके लिए ये काफ़ी आपका सिग्निफिकेंस रखता है। इस तरह की बातें हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, इसको भी एक बार समझ लो, फिर हम थोड़े से और मैथमेटिकल डेरिवेशंस की तरफ चलेंगे। अब एक बात बताऊं, जैसे मान लो डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू, इक्वल लगा देता हूँ, h/4πm, ये हमारा फॉर्मूट बन के आ रहा है। h की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34, -34 का एक्सप्रेशन है। अगर आप एक बात बताओ, यहाँ पे मास आप काफ़ी ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट का रख दोगे, जैसे मान लो आपने यहाँ पे उठा के किसी इंसान का वेट रखा, मान लो उसका वेट है 60 kg, उसका वेट है पर्सन का, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे 60 से डिवाइड दोगे तो ये तो पहले से 10⁻34 है, ऊपर से और अगर आप 60 से डिवाइड दे दोगे तो इन दोनों का ये जो प्रोडक्ट है डेल एक्स इंटू डेल वी का जो प्रोडक्ट है वो तो क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी डेल एक्स इंटू डेल वी का जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी इतनी कम अनसर्टेनिटी आएगी कि उसको आप क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। यानी जैसे अगर मान लीजिए एक कार जा रही है इस तरह से, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे उस कार का आप साइमल्टेनियसली पोजीशन भी बता सकते हो और वेलोसिटी भी बता सकते हो, और दोनों की जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी का डिफरेंस है वो क्या है, बहुत ही कम है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी हमारे आंसर में कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर सोचो कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखना, अब मैं क्या करता हूँ, कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लेता हूँ, यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है। तो देखो जो h/4πm ये हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, h की वैल्यू कितनी है, 10⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10⁻31, इस रेंज में होता है। तो देख रहे हो ये 10⁻3 के लगभग अब आंसर आने लगा और 10⁻3 में आने लगा, और अभी डेल एक्स और डेल वी भी सॉल्व करोगे तो और ये जो वैल्यू है ये सिग्निफिकेंट हो जाएगी, यानी इसको अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। 10 कहाँ, एक बार आप सॉल्व कर रहे हो, अगर 60 kg ले रहे हो तो आंसर 10⁻34 में जा रहा है, और जहाँ आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरह का लेने लगा तो 10⁻3 में आंसर जा रहा है। तो देख रहे हो इस 10⁻3 के लिए ये क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट नहीं होता है और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट होता है, इसीलिए इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही एक चीज़ यहाँ पे मैं और लिखवा देता हूँ। ये जो प्रिंसिपल है आप यहीं पे चाहो तो इस एक दो चीज़ें मैं रब करके यहाँ पे आपको पहले ये हटा के यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें और लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपके नोट्स यहीं पे बन जाए। देखो ये जो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये किसी तरह का इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, ठीक है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये टर्म लिखा रहता है, क्या ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंटल एरर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है। ये किस तरह का एरर है, तो ये एक तरह का फंडामेंटल एरर है। किस तरह का एरर है, तो इट इज़
फंडामेंटल एरर, यानी ये हमेशा रहेगा ही रहेगा, इसको हटाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि इंस्ट्रूमेंट बदल दिए और अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आ गए तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, नहीं, ये फंडामेंटल एरर है, ये हमेशा ही बना रहेगा, ये ख़त्म नहीं हो सकता। इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, फंडामेंटल है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे खूब क्वेश्चन इस तरह के पूछते हैं। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब चलो यहाँ तक आ गई तो कुछ और भी इसके एक दो फॉर्म्स होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको यहाँ पे जल्दी से हम डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, देखना ज़रा ध्यान से इस चीज़ों को। चलो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे अब अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ। आपने आज तक पढ़ा होगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मोमेंटम, लेकिन क्योंकि आपको पता है ना वेवलेंथ और वेलोसिटी भी लिंक्ड है, तो अगर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ भी जरूर आएगी। तो देखो इसको किस तरह से हम डिराइव करते हैं। देखो आपको पता है डी ब्रॉगली इक्वेशन से लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है। तो अगर मैं कहूँ कि इस एक्सप्रेशन को आप विथ रेस्पेक्ट टू मोमेंटम डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी डी लैम्डा अपॉन डी पी कर दो। देखो आपको पता है ना डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये क्या होता है तो आपको पता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो इस एक्सप्रेशन को, ये जो आपका डी ब्रॉगली वाला एक्सप्रेशन है, इसको आप मोमेंटम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर आ जाएगा एच अपॉन पी स्क्वेयर। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा अगर इसको एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो। अच्छा, आपको पता है किसी भी छोटे चेंज को हम डी लेमडा से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन वही अगर बड़ा चेंज हो जाएगा तो उसी को किससे रिप्रेजेंट करने लगेंगे, डेल्टा लेमडा से। छोटे के लिए डी लिखते हैं, बड़े के लिए लेमडा लिखते हैं, तो डी लेमडा अगर हम बड़े चेंजेस के लिए लिखेंगे तो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल्टा लेमडा अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल्स टू माइनस एच अपॉन पी स्क्वेयर। यानी यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा लेमडा इंटू पी स्क्वेयर अपॉन एच। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो ये मेरा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आप एकदम ध्यान रखना किस तरह से मैंने डिराइव किया। ठीक, यानी डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा लेमडा डॉट पी स्क्वेयर अपॉन एच। अब इसको आप क्या करो, ओरिजिनल हाइजेनबर्ग वार्ने में पुट कर दो उठा के, तो आपको अनसर्टिनिटी इन वेवलेंथ आपको निकल के मिल जाएगी। ज़रा देखना ओरिजिनल क्या था, डेल एक्स इंटू डेल पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे डेल्टा पी की जगह पे ये पुट कर दो, तो डेल एक्स इंटू डेल लेमडा इंटू पी स्क्वेयर अपॉन एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से डेल्टा लेमडा डेल एक्स इंटू डेल लेमडा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई इंटू पी स्क्वेयर। ये एक्सप्रेशन आपका निकल के आना चाहिए। और आप देख रहे हो ये काफ़ी एक पोटेंशियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जेई के लिए। ठीक, ये स्टेटमेंट आपकी पूछी जा सकती है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में पूछे जाने लायक है। तो आप यहाँ से देख रहे हो अनसर्टेनिटी इन आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हो किस तरह से, डेल एक्स इंटू डेल लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई पी स्क्वेयर। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, चाहो तो इसको एकदम नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और खूब एग्जाम में ये आपका पूछा जाता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ। एक लास्ट चीज़ और पढ़ लेते हैं हम, अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी, फिर इस लेक्चर को हम यहाँ पे रोक देंगे। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा वो हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी हम किस तरह से निकालते हैं, ज़रा ध्यान से देखना इस चीज़ों को। ठीक है, देखना ध्यान से। देखो एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को लिख दो हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक, तो अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख देता हूँ, देखो एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर। अब मैं उसको बोलता हूँ इस एक्सप्रेशन को आप वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अगर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डी ई बाई डी वी, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में तो वी स्क्वेयर है ना, तो हाफ एम तो कॉमन आ जाएगा और बस डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी बाई डी वी ऑफ वी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ से ये 2v हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वी, यानी डी ई बाई डी वी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एम वी का। ये एक्सप्रेशन आपको दिखना चाहिए। छोटे चेंज के लिए डी लगाते हैं, बड़े चेंज के लिए डेल्टा लगाएंगे, तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एम वी।
इसका मतलब क्या है, डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, डेल्टा ई अपॉन एम वी। बस अब ये एक्सप्रेशन मिल गया। इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, उठा के हम लोग पुट कर देंगे कहाँ पे, ओरिजिनल हाइजेनबर्ग वाले में, तो वहाँ से हमें अनसर्टिनिटी इन काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ज़रा ध्यान से देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। ठीक, तो देखो डेल एक्स इंटू डेल वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm। इसी चीज़ को उठा के यहाँ रख दूँ, डेल एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू हमने क्या निकाल के लाए हैं, डेल्टा ई अपॉन एम वी। ठीक, ये एक्सप्रेशन था हमारा, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm। ये चीज़ हो गई, एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल फार्मूला निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरह से है, डेल एक्स इंटू डेल्टा ई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच वी, अच्छा वी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच वी अपॉन 4π। ये एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट वीडियो था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन किया, एकदम ज़ीरो से लेके एडवांस लेवल तक की एक भी कॉन्सेप्ट को इसमें हमने आपके लिए छोड़ा नहीं है। आपको पहले डेफिनेशन बताई कि डेफिनेशन क्या होती है, इसके लिए आपको ये बताएं इंस्ट्रूमेंटल एरर है कि फंडामेंटल एरर है, इस तरह के क्वेश्चन बताएं, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताई, इसका लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया, लॉजिक क्या होता है, फिर आपको ये भी समझाया कि ये क्यों छोटे पार्टिकल के लिए ही वैलिड होता है, बड़े पार्टिकल के लिए वैलिड क्यों नहीं होता है, पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया। आपको थोड़े क्वेश्चन भी समझाने की कोशिश की कि डेल एक्स और डेल वी की वैल्यू में रखते कौन से एक्सप्रेशन है, और फाइनली हमने ये भी नई चीज़ें देखी कि अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ क्या होती है और अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट वीडियो। अगर आपने वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।